बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम शुरू हो चुका है और इसका पहला चरण 21 जनवरी को खत्म होगा। जाति आधारित जनगणना पर क्या है विवाद, करेंगे आज उसकी बात। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। बिहार सरकार ने पिछले साल 2 जून को जातिगत सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी। इस सर्वेक्षण में बिहार की करीब 12.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या और 2.5 करोड़ से अधिक घरों को कवर किया जाएगा, जो इस साल 31 मई को पूरा होगा। हालांकि इसको औपचारिक रूप से जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें जाति संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। ये जातिगत सर्वेक्षण 38 जिलों में कराया जाएगा। इन जिलों में 534 ब्लॉक्स और 261 शहरी स्थानीय निकाय हैं। इसका पहला चरण, जैसा मैंने बताया, 21 जनवरी को खत्म होगा। इसमें घरों की संख्याओं की गिनती होगी। उसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। इसी समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के एक बयान से समस्या भी खड़ी हो गई। नीतीश कुमार ने एक ढंग से बढ़ती आबादी के लिए महिलाओं के शिक्षित न होने से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर महिलाएं पढ़ी होंगी तभी समस्या का हल होगा, यानी आबादी बढ़ने की समस्या का हल होगा। लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे लेकर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और विरोधी सियासी पार्टियां नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और उनके बयान को महिलाओं का अपमान बता रहे हैं। दरअसल में यात्रा के दौरान शनिवार को वैशाली में सीएम नीतीश कुमार की जुबान से कुछ ऐसा निकल गया जो समाधान यात्रा के दौरान एक समस्या बन गई। बीजेपी नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस सर्वेक्षण में जाति और समुदाय का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे उनके विकास में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सर्वेक्षण से सरकार को गरीब लोगों की मदद के लिए वैज्ञानिक तरीके से विकास कार्य करने में मदद मिलेगी। गौरतलब बात यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए पहले ही मना कर चुकी है। जातीयगत जनगणना का मामला पहले भी उठता रहा है, अतीत में भी, लेकिन जानकारों का कहना है कि यूपीए हो या एनडीए सरकार, दोनों ही इसके पक्ष में नजर नहीं आई है। साल 1931 में, आज से करीब 60-70 साल पहले, 1931 में भारत में जातिगत जनगणना हुई थी और साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास और दूसरी जातियों का नहीं दिया गया। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी करीब 52% है, लेकिन मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा कम तो कभी थोड़ा ज्यादा करके बताती आई हैं। लेकिन केंद्र सरकार जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती रही हैं। इसका ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का ही है, जिसके ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की बात केंद्र सरकार ने कही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक जवाब में कहा था कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया था। 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए इस पर खर्च किए गए थे और ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साल 2016 में जाति को छोड़कर एसईसीसी के सभी आंकड़े प्रकाशित किए गए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, लेकिन उसके बाद आंकड़ों का क्या हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। असल में देश की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत जनगणना के समर्थन में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जनाधार ही ओबीसी आधारित है। इसका समर्थन करने से सामाजिक न्याय का उनका जो प्लेटफॉर्म है, उस पर पार्टियों की मजबूती दिखती है। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने भी 2018 में जाति आधारित डेटा प्रकाशित करने के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली।
हालांकि कई जानकारों का यह मानना है कि अंग्रेजों की ओर से जनगणना लागू करने के पहले जाति व्यवस्था थोड़ी लचीली और गतिशील थी, लेकिन अंग्रेज जब जातिगत जनगणना लेकर आए तो सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया और उसके बाद से हमारे समाज की जो जाति व्यवस्था है वो थोड़ी ज़्यादा जटिल हो गई। जनगणना अपने आप में बहुत ही जटिल कार्य है। जनगणना में कोई भी चीज़ जब दर्ज हो जाती है तो उससे एक राजनीति भी जन्म लेती है। विकास के नए आयाम भी उससे निर्धारित होते हैं। इस वजह से कोई भी सरकार उस पर सोच समझ कर ही काम करती है। एक तरह से देखें तो जनगणना से ही जातिगत राजनीति की शुरुआत भी होती है। उसके बाद से ही लोग जाति से खुद को जोड़कर देखने लगे। जाति के आधार पर पार्टियां और एसोसिएशन बनने लगे। लेकिन 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई, बावजूद इसके भी जाति के नाम पर राजनीति तो अब भी हो ही रही है। तो फिर जाति के आधार पर जनगणना होने से क्या बदल जाएगा? कई जानकारों का कहना है कि अभी जो राजनीति होती है उसका कोई ठोस आधार जाति वाला नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन एक बार जनगणना में अगर वो दर्ज हो जाए तो सब कुछ ठोस रूप ले लेगा। कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर संख्या एक बार पता चल जाए तो उस हिसाब से हिस्सेदारी भी दी जाने लगे तो कम संख्या वालों का क्या होगा? उनके बारे में कौन सोचेगा? इस तरह के कई सवाल भी खड़े होंगे। ओबीसी और दलितों में ही बहुत सारी छोटी जातियां हैं कथित रूप से, उनका कौन ध्यान रखेगा? संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें, बड़ी संख्या वाली जातियां आकर मांगेगी कि 27% के अंदर हमें 5% आरक्षण दे दे तो बाकियों का क्या होगा? ये जातिगत जनगणना का एक नकारात्मक पहलू है। लेकिन एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि इससे लोगों के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। एक दूसरा डर भी है। ओबीसी की कुछ लिस्ट केंद्र की अलग है और कुछ राज्यों में इसकी अलग सूची है। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती है। इसकी मिसाल है बिहार में बनिया जाति, जो वहां पर उस राज्य में ओबीसी में गिने जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपर कास्ट में आते हैं। वैसे ही जाटों का हाल है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों पर भी ओबीसी लिस्ट अलग है। ऐसे में जातिगत जनगणना हुई तो इससे बवाल और आगे बढ़ सकता है। जातिगत जनगणना के पेचोखम पर हम जो है बात करते हैं आवाज द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी से। हाशमी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंजी ठाकुर शो में। सवाल ये है कि बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि इससे एक तरफ तो हम बात करते हैं कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, क्या इस गणना से इस पर असर पड़ेगा? देखिए, अगर उस नज़रिए से देखते हैं कि गणना से असर कितना पड़ेगा कि जाति जोड़ो और उसकी बात, पर एक हकीकत समझना भी ज़रूरी है कि हमारे समाज में कौन किस स्तर पे है। हमेशा ये ख़ास तौर से जो दलित वर्ग है उसकी ये शिकायत रही है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी रही है। उसी तरीके से अभी हम मुसलमानों पे बात करें अगर, तो वो जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी भी शिकायत यही है कि 80-85 की संख्या में हम हैं, प्रतिशत में हैं, और जो अगड़ी जाति के मुसलमान हैं वो कम संख्या में हैं, लेकिन हर जगह पे वही काबिज़ हैं। तो ये भी पता चल जाएगा, ये चूँकि अभी शुरुआत बिहार के से हुई है जातीय जनगणना, तो वहाँ के लिहाज से भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या है। हालांकि बाकी दूसरे स्टेट हैं वहाँ और बिहार में थोड़ा सा फ़र्क है उस नज़रिए से अगर आप देखें तो उतना जो है भेदभाव सामने नहीं आया जितना आप यूपी वगैरह में देखेंगे। अच्छा। हाँ, यूपी में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। उस लिहाज से आप देखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पसमानदा मुसलमान मुख मंदिर तक रहे हैं, और यूपी में कांग्रेस के में भी देखें तब भी मुसलमान जब अच्छी स्थिति में थे तब भी उनको उतना अच्छा ओहदा नहीं मिला था, या केंद्र में भी नहीं मिला था। लेकिन बिहार को उस नज़रिए से अगर आप देखें तो दूसरे स्टेट के मुकाबले में अच्छी स्थिति है। और जो लोग ये समझते हैं कि इससे मतलब जातीय भावना जो है सो भड़केगी और उनको लगेगा कि साहब अब जो है ये जनगणना के बाद जो है हमारे हक पे जो डाका पड़ सकता है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है। तो मेरे ख्याल से उनको जो है जो जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है वो तो पहले ही कुछ खास नहीं आ रहा था उनके हाथ में, तो फिर आगे आ जाने के बाद भी ऐसा कुछ मिलना नहीं है, तो इसलिए उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। वो तो अभी भी जैसे उनको जो शिकायत है वो आगे भी शिकायत लगी रहेगी, तो इतना उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि SC और ST इन दोनों के आंकड़े तो आ ही जाते हैं,
दलितों की बात आप कर रहे थे, उनके आंकड़े तो हर बार हर जनगणना के बाद आ जाते हैं। असल मुद्दा जो है वो ओबीसी जातियों का है। तो आपको लगता है कि ओबीसी में जो आरक्षण के लिए जो लड़ाई देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पर होती रही है, क्या वो आग भड़क जाएगी अगर संख्या में ज़्यादा हुए ओबीसी? तो क्या उनमें आरक्षण को लेकर डिमांड बढ़ेगी क्या? लेकिन बिहार में कुछ ऐसी जातियां हैं ओबीसी में जो थोड़ा सा दबंग है और वो राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रही हैं। तो वो ज़्यादातर उनके कुछ हिस्से, उनके जो लोग इस तरह से सक्रिय हैं उनके हिस्से तो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बाकी जो ओबीसी हैं उनको शायद जो नहीं मिल पाता है, वो हमेशा जो शिकायत करते रहे हैं। तो इससे जो नया जो तस्वीर उभर के आएगी उससे शायद फिर वो अपनी बात और मजबूती से कह सकेंगे, अपना हक ले सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है। आरक्षण को लेकर के कुछ मसले हैं, जैसा अगर कुछ जातियों की मिसाल हम लें, जैसे बिहार में बनिया एक जाति है जो ओबीसी में गिनी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपर कास्ट माने जाते हैं। इसी तरह जाटों का मसला भी है। तो क्या ऐसे नहीं लगता है कि थोड़ा सियासी मामले ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, या इससे आरक्षण को और अच्छे से लागू करने में मदद मिलेगी? दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से जो ये विरोध के बाद जो शुरू हुआ तो निपट सियासत है। अगर संरक्षण के बाद भी उनकी बाकी ज़िंदगी शिकायत है वो दूर ना हो, तो जाहिर सी बात है कि फिर शिकायत ही होगी। और राजनीति पूरी तरह से, चूँकि इलेक्शन आने वाला वक्त जो है इलेक्शन का है, तो हर पार्टियां अपने हिसाब से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को बताना चाहती हैं कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। तो ये विशुद्ध रूप से जब ये जातीय सर्वेक्षण हो रहा था, शुरू जब हुआ, तो सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से ये कहा नहीं गया, अभी तक भी नहीं कहा गया, जैसा मैंने पढ़ा लिखा, खुल कर नहीं कहा। हाँ, खुल कर नहीं कहा गया कि इन आंकड़ों से फिर जो जिनको हक मिलना है उनको क्या मिलने वाला है, ये नहीं होता। जब ये चीज़ें जब स्पष्ट रूप से नहीं होती है ना, तब फिर थोड़ा सा संदेह होता है कि आपकी नीयत सही नहीं है। तो अगर सरकार एक रखे एक पूरा कि उसको लगता है कि साहब इस वर्ग को नहीं मिल रहा है और इनकी संख्या इतनी है, तो दोनों चीज़ें, अगर आरक्षण देने का मसला है तो तब भी कहे कि हम आरक्षण देंगे। अगर उनको लगता है कि हक नहीं मिल रहा है, तो मगर सरकार इस मुद्दे पे नहीं कह रही कि हम आरक्षण, ऑलरेडी पहले से इतना आरक्षण है, तो वो आरक्षण की सीमा कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, एक बड़ा मसला होगा मेरे ख्याल से। और ज़्यादा बड़ा मसला हो जाएगा आरक्षण को लेकर के बड़ा मसला होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जितनी देश भर के अलग अलग राज्यों में, खास करके बिहार उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका जो उनकी जो बुनियाद है, उनका जो आधार है, जनाधार जो है, वो असल में जातियां हैं। तो क्या उनकी राजनीति पर असर पड़ेगा अगर डेटा जो अभी मौजूदा हम लोग 1931 के जनगणना के आधार पर जो डेटा देखते हैं, जो प्रोजेक्शन देखते हैं इनकी संख्याओं का, क्या उसमें अगर फेरबदल होगा तो इनकी पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा? बहुत हो सकता है उल्टा भी पड़ जाए। जिस तरह से सत्ता में है, बिहार की बात कर रहे हैं, चूँकि जातीय जनगणना भी बिहार में शुरू हुआ, तो हम अब बिहार के संदर्भ में बात करेंगे। तो अभी जो सत्ता में हैं दो जातियाँ, उसके बाद जो सर्वेक्षण होकर के निकल के आएगा, तब समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ है। दावेदार बहुत हो जाएंगे। पहले भी कहते रहे लोग कि हम जातियों के आधार पे या प्रतिशत के आधार पर हम ज़्यादा हैं, तो हमको उतना अधिकार नहीं मिल रहा है। हाँ। सत्ता में बैठे लोगों से भी सवाल फिर पूछा जाने लगेगा। आमतौर से मुसलमानों की शिकायत रही है कि हम बिहार में इतने प्रतिशत हैं, यादव इतने कम प्रतिशत हैं, लेकिन उनको जो है, जब पार्टी यादव की है, मुसलमान उनको भरपूर वोट देता है, पर हक के हिसाब से अगर देखें तो नहीं दिया जाता है। तो फिर लोग फंसेंगे। इसी तरीके से मुसलमान तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते, लेकिन दूसरी जातियाँ तो फिर छोड़ेंगे, मुखर हो जाएंगे। बिल्कुल। अरे एक आखिरी सवाल कि जो कांग्रेस बहुत हल्ला मचा रही है अभी बिहार में कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस बहुत समय तक सत्ता में रही है केंद्र में, तो उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? देखिए, कांग्रेस को पता है कि मेरा कुछ होना वाना है नहीं, तो जितना चिल्ला लो फंसेंगे तो कोई और ही फंसेगा, हम तो फंसेंगे है नहीं। तो उनका चिल्लाना वैसे ही है, दिखाने को खुद को कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, पर हकीकत ये है कि उनकी ज़मीन है नहीं। तो अब जैसे कहानी कहते हैं कि सब्ज़ी के मंडी में एक औरत जो है 150 रुपये किलो आलू बेच रही थी और एक जो है 100 रुपये किलो बेच रही थी। तो एक ख़रीदार गया, तो बोले, उसने बताया कि वो फलाना तो जो है 50 रुपये किलो बेच रहे हैं, आप 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो बोला आप वहीं से ले लो। फिर वो वहाँ गया, बोले कि अब दो, बोला कि नहीं है, मेरे पास आलू नहीं है। उसके पास आलू नहीं है, लेकिन उसका रेट 50 है।
तो वैसे ही कांग्रेस की हालत है हाँ, कि 50 रुपए किलो कुछ आलू बेच रहे। बेचते रहो, अब आलू है जो नहीं। हम है ही नहीं वहाँ पे कुछ उनके पास, तो आप कुछ भी कह ये लीजिए। बड़ी तल्ख सियासी टिप्पणी है कांग्रेस को लेकर के जो बिहार में। तो बहुत शुक्रिया हाशमी जी, जातीय जनगणना को लेकर के एक अलग किस्म के एंगल्स आपने बताए। आलू वाला उदाहरण जो है वो बहुत ही स्पष्ट कर देता है चीज़ों को। तो जातीय जनगणना हो या ना हो, ये अपने जगह पर है, लेकिन ये संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासत भी होगी, हो रही है, आगे भी होगी। गणनाएं करवाना सरकारों का काम है, लेकिन राज्य सरकारों को प्रशासन और राजनीति के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके फैसलों से देश का ताना बाना न टूटे, न संप्रदायों में विभाजन हो, न जातियों में दरार पैदा हो। अंधाधुंध विकास के काम से जोशीमठ में दरारें पैदा हो गई हैं, और अगर सियासी फैसले भी सोच समझकर नहीं लिए गए तो समाज में जोशीमठ की तरह जमीन धंसने का खतरा पैदा हो सकता है, दरारें बढ़ सकती हैं। इसलिए शो के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं एक शिव स्तुति के साथ, जिसे गाया है कश्मीर के विख्यात लोक गायक गुलजार अहमद गनई ने। याद रखें, जोड़ने वाला हमेशा तोड़ने वाले से बड़ा होता है। आज के शो में इतना है, दीजिए विदा मुझे और पूरी टीम को। नमस्कार। कोई कोई अक्षर बरूम सुईमाली रुडूम वंदस मज सुईमाली कनी पेठ गोरूम तु परूम सास सब्ज सन शिव छी थली थली रोजान मोजान हिंद मुसलमान कई शुक्त पन्नी पान पर जान सोई छे सही बस जानी जट्टा मुकट्टा पेठ गंगा वसा खस्त दीवी तदीवता विश
शीन ब्रह्मा छुस दस बस्ताय बकृते बावूक जय जयकार असिल दस्ताय गेलताय मादल गन गुलाब कमोर दस्ताय पूजाय लागस परम शिव शिवना दस्ताय गेलताय दया सागर लोल विजियाई पूर्णस बस्ताय हा पोश मते पोश डलमू थावद्या हेस्ताय असार संसार सल रहमान सोरोज कस्ताय देलताय मादल गन गुलाब कमोर दस्ताय पूजाय लागस परम शिव शिवना दस्ताय गेलताय पर लगौना शिव शंकर शिवना वस्ताय दर्शन चान्यू शुम यसलो संख्या वस्ताय तोर्तम सदाशिव जगत ईश्वर छुसबे कस्ताय गेलताय मादल गन गुलाब कमोर दस्ताय पूजाय लागस परम शिव शिवना दस्ताय गेलताय अमर नाथस नीलकंठस कलवन दस्ताय दयाई सुदेन कृष्णस पेठ आरी नस्ताय यीशु पसे सतेन गसी